गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग रिभाब नेशन। मैं आपकी होस्ट, टुडेज होस्ट मिसेस मंजुला साहू। और आज के प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स टू रिभाब नेशन एंड थैंक्स टू आवर हेल्थ कोच। इतना बढ़िया प्रोग्राम डिजाइन किया है कि हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ जानने को भी मिल रहा है। तो आप यहाँ जितना भी सेशन होता है बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होता है, तो आप लोग प्लीज पेन पेपर लेके बैठिए और लिखिए। बहुत कुछ हम सीखेंगे आज। और आज का जो सेशन है इंटर्नशिप फेज का 16 नंबर डेज है। और आज का जो स्पीकर है, आज का जो हेल्थ कोच है, बहुत मतलब बहुत नॉलेजियस है। जब भी इस प्रोग्राम में आते हैं बहुत सारा नॉलेज लेके आते हैं एंड हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों के डिजिटल क्लब से फ्रेंड्स मैं बुलाना चाहती हूँ ऑन द वे फ्रॉम बिलासपुर, मिसेस सीमा पहारी मैम। प्लीज कम ऑन द जूम स्टेज एंड अपना नॉलेज शेयर कीजिए। Thank you so much, Manjula ma'am. Good morning, Revamp Nation. थैंक यू आज इतने लोग उपस्थित हैं उसके लिए। और आज जो मुझे टॉपिक मिला है वो हमारे गट हेल्थ के लिए और हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे कि हम जो खाते हैं, सॉरी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं पहले। I'm Sima Pahari from Bilaspur, as profession as a doctor, mother of 2 healthy and loving kids, and wife of a loving caring husband. और यहाँ पे इस एसोसिएशन में जुड़ के हम भी सबके लिए लविंग और कैरिंग हो गए हैं, हेल्थ एंथुसियास्ट हो गए हैं और अपने हेल्थ को प्रॉपर हम मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंटेंसिव फेज के 16 डे पे हैं, जहाँ पे हमने अपने आप को बहुत चेंज किया है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे अंदर इस हेल्दी जर्नी में चलते हुए। तो इसके साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, हम अपने टॉपिक पे आगे चलेंगे। स्क्रीन मेरा विजिबल है ना? यस यस मैम। थैंक यू। तो जैसा कि आज हम अपने इंटेंसिव फेज में आगे बढ़ रहे हैं, 16 डे में है। यहाँ पे हमारा मेरा जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म, मॉडलिंग फॉर मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए कई तरह के मॉडल उपलब्ध हैं, है ना। हम ये आज जानेंगे कि कौन कौन से मॉडल हैं जो हमारे हेल्दी हैबिट और हमारे हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। तो जैसा सब जानते हैं कि जो कार्ब या कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारे एनर्जी का सबसे मेजर सोर्स है। हमारे बॉडी को जो एनर्जी मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है, जो कि हमारे हर सेल, बॉडी के हर सेल को एनर्जी देने का काम करता है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और कार्बोहाइड्रेट कैसे मेटाबोलाइज होता है ये हम देखेंगे। इसके कई मॉडल उपलब्ध हैं जो कि हम आगे आगे के स्लाइड में देखेंगे। लोग ये सोचते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, मतलब हमारा अगर वेट बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, तो उसका जो सबसे मेन कारण है वो कार्बोहाइड्रेट का एक्सेसिव इंटेक है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यही, हालांकि ये एक्सेसिव इंटेक फैट को बढ़ाता है, लेकिन अगर हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो भी हमको इसी से ही मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ही। तो हम देखेंगे कि कैसे एक्सेसिव फैट हमारे बॉडी में जो एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, वो हमारे एनर्जी का सोर्स भी कैसे बनता है और हम उसे ओवरकम भी कैसे कर सकते हैं। तो एक रिसर्च में देखा गया, कुछ समय पहले इजराइल में एक रिसर्च किया गया वेट लॉस जर्नी पे। इस रिसर्च में जो 18 महीने तक चला था ये रिसर्च, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको मोस्ट ऑफ जो फूड दिया गया खाने के लिए वो था फ्रूट, नट्स और वेजिटेबल्स, है ना। तो इन पार्टिसिपेंट्स ने जब फ्रूट, नट्स और वेजिटेबल्स, खासकर ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स थे, उनका जब इंटेक किया, तो जो
और जो फूड था उनका वो लो कैलोरी फूड था। तो इससे क्या हुआ, इससे जो रिजल्ट देखने को मिला ये बहुत ही पॉजिटिव था। इसमें बहुत तेजी से वेट लॉस को देखा गया है ना। इस एक्सपेरिमेंट में वेट लॉस का जो नया चीज देखा गया वो ये था कि हम जितना भी ज्यादा फ्रूट वेजी और नट्स वगैरह लेते हैं तो हमारा वेट पॉजिटिव वे में वेट लॉस होता है। इसके साथ ही 18 महीने के एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा गया कि न केवल हमारे बॉडी में न्यू सेल्स जनरेट हुए, एजिंग कम हुआ। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि जो हमारा माइंड है, माइंड के जो सेल्स हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं, उसमें भी रीजनरेशन देखा गया। और रीजनरेशन देखा गया इस दौरान पे जिन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया उनके ब्रेन पहले से ज्यादा शार्प हुए। जैसे ये पता चला कि हेल्दी डाइट लेने से न केवल बॉडी हमारे बॉडी की एजिंग कम होती है, हमारे साथ में हमारे ब्रेन की भी एजिंग कम होती है। हमारा ब्रेन शार्प होता है, उसकी एजिंग स्लो होने लगती है। एजिंग तो आता ही है समय के साथ में, लेकिन एज पर बायोलॉजिकल एज के हिसाब से जो एजिंग होता है वो हेल्दी डाइट से वो एजिंग स्लो डाउन हो जाता है। तो यहाँ स्लाइड में एक देख रहे हैं कि यहाँ 3 पिक्चर्स बने हुए हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को दिखाते हैं कैसे। तो फर्स्ट है इसमें 3 है। पहला बना है जीआई ट्रैक्ट, सेकंड है हमारा सर्कुलेशन और थर्ड है लिवर। यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम जब फूड इंटेक करते हैं, खाना हम जब खाते हैं तो वो हमारे जीआई ट्रैक्ट से होते हुए हमारे सर्कुलेशन में जाता है। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट में जब फूड जाता है तो वहाँ पे जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो किस में चेंज होता है, वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ऐसे इन चीजों में चेंज होता है और वो सर्कुलेशन के थ्रू जाता है लिवर तक के। और वहाँ लिवर में ये क्या होता है, एटीपी के रूप में जो हमारे एनर्जी का मेन सोर्स है वो एटीपी के रूप में इकट्ठा होता है या स्टोर होता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा स्टोरेज का रूप है एनर्जी का। तो ये एटीपी हमारे बॉडी में स्टोर होता है एनर्जी के रूप में। जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये एटीपी क्या करता है, ये एटीपी अपना एटीपी चेन तोड़ता है और ग्लूकोज रिलीज करता है बॉडी के लिए। और ये ग्लूकोज ही हमारे बॉडी में फिर से वापस सर्कुलेशन में सर्कुलेट होकर पूरे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जब ग्लूकोज लीवर में जाता है तो वहां पे 2 मेजर प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है ये लीवर में जो एटीपी है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोर होता है। और सेकंड है इसके जो कार्बोहाइड्रेट है उसका बहुत सारा पार्ट ग्लाइकोजन के रूप में चेंज होकर लिवर में स्टोर होता है। तो एक तो लिवर हमारे एनर्जी का एक स्टोरेज या हमारा हमारा कह सकते हैं कि एनर्जी का बैंक है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट अपने दूसरे रूप में एटीपी वो ग्लाइकोजन इसके रूप में इकट्ठा रहता है। जब बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की या हमारे माइंड ब्रेन को हार्ट को एक्टिव रहने के लिए एक्सेस एनर्जी की जब जरूरत पड़ती है तो यहीं से लीवर से ही ये हमारा स्टोर्ड एनर्जी अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटता है और सर्कुलेशन के थ्रू वहां तक जाकर एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। जब लिवर से एनर्जी ब्रेकडाउन होता है तो 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में जानते हैं कि ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस है ना। तो ग्लूकोज जब टूटता है, लाइसिस मतलब टूटना होता है, तो ग्लूकोज जब टूटता है तो इसको ग्लाइकोजन ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है। जब लॉन्ग टाइम तक हम फास्टिंग में रहते हैं, 16 घंटे 20 घंटे की जब हम फास्टिंग करते हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, कार्ब कुछ नहीं ले रहे हैं, तो उस समय इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी को एनर्जी मिलते रहती है। जो हमारे लिवर में स्टोर्ड है एनर्जी वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। इसके बाद होता है एक है ग्लाइकोनियोजेनेसिस।
लॉन्ग टर्म फास्टिंग के समय एक और प्रोसेस होता है, वो कहलाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मतलब नए ग्लूकोज एटम्स का बनना। ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसमें इस एक्टिविटी के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इन दो प्रोसेस के थ्रू में हमारे बॉडी को जो स्टोर्ड ग्लूकोज का जो स्टोर्ड पार्ट है, फ्लैट फैट और जो एटीपीज हैं, वो ब्रेक डाउन होके वापस से बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक द रीजन व्हाई द वेट गेन, है ना। मतलब सब ये सोचते हैं कि वजन बढ़ता क्यों है। हम यही सोचते हैं कि ज्यादा खाना खा लिया, है ना, ज्यादा फैटी फैटी फूड ले लिया, या ज्यादा शुगरी फूड ले लिया, या हमारा लाइफस्टाइल अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो भी वेट गेन होता है। और ये सब सही चीजें हैं, मतलब वेट गेन होने के बहुत सारे पैरामीटर हैं, कोई एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से वेट गेन होता है। अब यहाँ पे हम अगले स्लाइड में देख रहे हैं कि मॉडल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जो बॉडी फैट बढ़ता है या वेट गेन होता है, उसके कई मॉडल्स सामने आए हैं। इसमें से यहाँ पे हम मेन दो मॉडल्स पे हम बात करेंगे। पहला है कन्वेंशनल मॉडल, वेट बढ़ाने के जो कन्वेंशनल मॉडल है, और दूसरा है नोवेल मॉडल। कन्वेंशनल मॉडल क्या है? कन्वेंशनल मॉडल ये है कि अगर हम सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, बहुत इंटेक कर रहे हैं एक्सेस कार्ब, एक्सेस फैट, और फिजिकल एक्टिविटी हमारा नन ऑफ है, बिल्कुल कम है, या केवल इंटेक कर रहे हैं, उसका हम कंजप्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सारे जो फैट और कार्ब हैं ये बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, फैट के रूप में एक्यूमुलेट होते हैं, और हमारी बॉडी को सटाइटी नहीं होता है, तो हम मोर और मोर इंटेक करते जाते हैं, तो इस तरह से हमारा बॉडी वेट बढ़ता है। ये एक कन्वेंशनल मॉडल है जो पहले के थॉट्स में ये चले हैं। अब एक नया मॉडल आया है, वो है नोवेल मॉडल। एक नया मॉडल आया है वेट गेन के लिए, इसको इसको कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस मॉडल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में सब जानते हैं कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन जो हार्मोन है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो ये जो न्यू मॉडल है इसमें इंसुलिन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे हम कुछ खाना खा रहे हैं, कार्ब ले रहे हैं, इसमें मेजर क्या है? रिफाइंड कार्ब। हम जब रिफाइंड कार्ब लेते हैं, जैसे कि ब्रेड, वाइट ब्रेड हो गया, मैदा वाला आइटम हो गया, शुगरी आइटम हो गया, या रिफाइंड अनाज है, जितना ज्यादा रिफाइंड होगा उतना उसमें फाइबर की मात्रा कम होगी, और वो उतना कम डाइजेस्ट होगा या कम मेटाबोलाइज्ड होगा। उसकी वजह से वो क्या होगा, उसके जो एनर्जी है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फैट के रूप में बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएगा। जब बॉडी में हमारे कार्बोहाइड्रेट जाता है तो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये इंसुलिन क्या करता है, जितना इंसुलिन सिक्रीट हुआ है वो अपने एक बैलेंस लेवल पे जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको मेटाबोलाइज करके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन उसके अलावा जो हम एक्सेस अगर कार्ब ले रहे हैं तो वो जो एक्सेस कार्ब है वो हमारे बॉडी में फैट के रूप में इकट्ठा होने लगता है। ये फैट कहाँ जाते हैं? ये फैट हमारे सेल्स में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये क्या होता है, एक लेयर बनाते जाता है धीरे धीरे। और ये लेयर उन ऑर्गन्स को, उन सेल्स को उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करने के बजाय उनको अफेक्ट करता है। मतलब हम कोई चीज अगर अच्छी चीजें ले रहे हैं, न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, तो उनके एब्जॉर्प्शन को ये रोकने का काम करता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई सेल के ऊपर अगर आप एक पेपर रख दीजिए, बटर पेपर रख दीजिए, और फिर उसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो पानी दूसरी जगह फैल जाएगा। तो बस वैसा ही है कि सेल्स के ऊपर अगर फैट का लेयर जम जाता है तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में जो जरूरी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल्स के लेवल तक नहीं जा पाते हैं। तो ये जो इंसुलिन
का यहाँ पे मेजर रोल है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और चीज हम लेते हैं, जैसे लोग जिनका वेट बढ़ रहा है, वेट गेन हो रहा है, वो सोचते हैं कि शायद स्वीटनेस ज्यादा लेने से या मीठा ज्यादा लेने से भी वेट बढ़ रहा है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, ये शुगर फ्री हम लेते हैं, तो ये भी इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। जब बॉडी में एक्सेस कार्ब होता है तो उससे इंसुलिन ग्लूकोजन में चेंज कर देता है, और बाकी ग्लूकोज फैट में चेंज होके सेम प्रोसेस करते हैं, है ना। और ये एक साइकिल के रूप में चलने लगता है कि जब कुछ ग्लूकोज हमारा मेटाबोलाइज हो गया, कुछ फैट के रूप में स्टोर हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ब्रेन को फिर से एनर्जी की जब जरूरत होती है तो उसके पास बॉडी में एनर्जी है नहीं, लैक ऑफ एनर्जी हो गई है, तो फिर हम एक्सेस इनटेक करते हैं। एक्सेस इनटेक करेंगे तो फिर ये प्रोसेस चलेगा। तो इस तरह से ये एक साइकिल की तरह चलते जाता है। और इससे क्या होता है, एक तरफ हमारे बॉडी में फैट का लेयर जम रहा है और एक तरफ कुछ मात्रा में मेटाबोलाइज हो रहा है, जो अ, हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम कर रहा है। तो इस तरह से ये दो मॉडल काम करते हैं। इसके बाद है साइंटिफिक रिसर्च डाटा। यहाँ पे बात करते हैं हम कि साइंटिफिक रिसर्च डाटा क्या कहते हैं। मेटा एनालिसिस ऑफ बिहेवियरल ट्रायल्स सपोर्ट ग्रेट वेट लॉस विथ रिड्यूस ग्लाइसेमिक लोड वर्सेस वेट लो फैट डाइट। इस रिसर्च में ये देखा गया कि जब हम वेट लॉस के जर्नी में हम जो फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें ये देखा गया कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, एक ग्रुप को अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड दे रहे हैं और दूसरे को लो फैट वाले डाइट दे रहे हैं, तो किसमें वेट जल्दी लॉस होगा या किसमें वेट कम बढ़ेगा। तो इसमें देखा गया कि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड वाले जो फूड हैं उससे वेट गेन कम होगा, मतलब हम उससे तेजी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। सेकंड है, इसमें यह देखा गया कि लो जीआई डाइट वर्सेस हाई जीआई डाइट। अगर हम लो जीआई डाइट ले रहे हैं और उसकी तुलना में अगर एक ग्रुप हाई जीआई डाइट ले रहे हैं, तो किन में वेट लॉस अच्छे से देखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो जो लो जीआई डाइट ले रहे हैं उनका वेट कम बढ़ेगा, है ना। और थर्ड है लो लो कार्ब डाइट और हाई लो फैट डाइट। अगर एक ग्रुप लो कार्ब डाइट ले रहा है और दूसरा लो फैट डाइट ले रहा है, तो किन में हम वेट लॉस देखेंगे, है ना। तो ये जो लो कार्ब डाइट ले रहे हैं उनमें हम कम वेट गेन देखते हैं। तो इस तरह से जो साइंटिफिक रिसर्च का डाटा है वो ऐसा शो कर रहा है कि हम लो जीआई वाले फूड लेंगे या लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड लेंगे तो वो हम हमारा वेट गेन कम कराता है और हमारा मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि पहले भी हम लोग इस बारे में देख चुके हैं कि हमारे जो फूड, हमारा जो खाना है वो, उसके लिए दो इंडेक्स आते हैं, एक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और एक है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ये एक रैंकिंग सिस्टम है जहाँ पे हम मेजर करते हैं कि कार्बो जो हम फूड ले रहे हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट कितनी तेजी से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल को कितना तेजी से बढ़ाता है। और इसका जो मेजरिंग स्केल है वो 0 to 100 तक होता है। इसमें 0 to 55 जो है वो लो जीआई में आएगा और 56 से 69 तक जो है वो मीडियम जीआई में आएगा और मोर देन 70 जो है वो हाई जीआई में आता है। ये तो हो गया ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लेकिन इससे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो है ग्लाइसेमिक लोड। जैसे कि ग्लाइसेमिक लोड है कि ये होता है कि एक निश्चित मेजरमेंट के हिसाब से एक प्रॉपर सर्विंग बोल अगर हम लेते हैं तो अगर वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है लेकिन उसको हम कम मात्रा में लेते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लाइसेमिक लोड कम पड़ता है, तो वो भी हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट हम तरबूज ले सकते हैं। तरबूज जो उसका एक प्रॉपर वेट के हिसाब से उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है ना। उसमें
फ्लूइड बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उतना पूरा पोर्शन को नहीं खाते हैं, एक कम पोर्शन को खाते हैं, जिससे उससे उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भले ही ज्यादा है लेकिन उसका लोड हमारे बॉडी में कम आता है। तो इस तरह से जो भी कार्ब हम ले रहे हैं, अगर हम उसके क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान दें, तो भी हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट के लोड से बच सकते हैं, है ना। अगर जैसे अगर हम इसको एक और समझ सकते हैं कि अगर हम बाहर गए हैं कहीं, खासकर पार्टीज में जा रहे हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि खाने की वेराइटीज इतनी होती हैं। अगर हम उसमें से कुछ स्वीट ले रहे हैं, मान लो आइसक्रीम ही खा रहे हैं, तो अगर आप एक पूरा कोन लेने के बजाय अगर उसमें से केवल एक स्पून लेते हैं, तो वो आपके बॉडी को हार्म नहीं करेगा। वो उतना उसका ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, कम हो जाएगा, बजाय कंप्लीट पूरा लेने के बदले। तो इस तरह से हम अपने बॉडी में कार्ब के लोड को कम कर सकते हैं। अपने पोर्शन, जो फूड पोर्शन है उसको, फूड पोर्शन को हम अगर मेंटेन करते हैं तो। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे मॉडलिंग फॉर मेटाबॉलिज्म में डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर वेट लॉस एंड मैनेजमेंट। हमें अपने वेट लॉस और वेट लॉस मैनेजमेंट में किस तरह के डाइट को रिकमेंड करना चाहिए। तो हमें लिमिट इंटेक करना चाहिए किनका, रिफाइंड ग्रेन का, रिफाइंड शुगर्स का, या रिफाइंड कोई भी फूड है। कुछ खाने की चीजें ऐसी आती हैं जो पैक्ड है ना। पैक्ड फूड को सब जानते हैं, अगर पैक्ड है लंबे टाइम तक हम उसको पैक करके रखते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स डले हैं, और मेनली प्रिजर्वेटिव्स में क्या होते हैं, या तो सॉल्टी होगा या फिर स्वीटनर होगा। तो हमें इनसे बचना चाहिए, जहां तक हो सके फ्रेश और डायरेक्ट यूज की चीजें लें, जो कम, जिनको रिफाइंड ना किया गया हो, जो होल हो, है ना, होल ग्रेन हो सकता है, और फ्रेश वेजीज हो सकते हैं। उसके बाद है ईट मोर नॉन स्टार्ची फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमें क्या खाना चाहिए, हम फ्रूट्स ज्यादा मात्रा में ले, वेजिटेबल्स ज्यादा मात्रा में ले। फ्रूट्स को होल ले तो ज्यादा अच्छा है, बजाय उसका जूस बना के पीने के, और जिससे हमें हमारे डाइटरी फाइबर्स प्रॉपर मात्रा में मिले, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर बना के रखते हैं, बोवेल मोमेंट को सही करके रखते हैं। देन कंजप्शन होल ग्रेन एंड लेग्यूम, रिफाइंड की जगह पे हम होल ग्रेन्स का यूज करें, और फोकस ऑन अदर लाइफस्टाइल फैक्टर एज वेल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकलकर हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, तो ये सब हमारे मेटाबॉलिज्म के मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल होंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ चीजें हैं, बातें हैं जो लोगों में ये भ्रांति पैदा कर दी है कि क्या ये सही है कि गलत है, मिथ है या फैक्ट है। जैसे एक मिथ है कि स्किपिंग मिल हेल्प यू लॉस वेट, मतलब अगर आप खाना स्किप करते हैं तो वो आपके वेट लॉस को बढ़ाता है। लेकिन फैक्ट क्या कहता है, स्किपिंग मील hinder weight loss effort, irregular eating disrupt metabolism, lead to overeating। ये सही है कि अगर हम एक टाइम का खाना अगर स्किप करते हैं तो क्या होता है, हमारा हंगर हार्मोन मोर इंक्रीज होता है, और हमारा सेटाइटी कम होता है, तो हम मोर एंड मोर फूड इंटेक करते हैं। मतलब जितने समय तक हमने अपना फूड स्किप किया, एक टाइम का फूड स्किप किया, तो हम नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, उससे डबल खा लेते हैं। तो ये मतलब फूड स्किपिंग इज नॉट गुड फॉर वेट लॉस। देन मिथ है कि ऑल कैलोरीज आर द सेम, क्या सभी कैलोरीज सेम होती हैं? तो सोर्सेस ऑफ कैलोरी मैटर्स, आपका कैलोरी का जो सोर्स है वो मैटर करता है कि क्या कैलोरी सेम है या अलग है। जैसे कि स्लाइस ऑफ चॉकलेट एंड केक वर्सेस सैल्मन विद स्टीम वेजिटेबल। अगर हम सेम मात्रा में चॉकलेट और केक लेंगे या फ्रूट एंड वेजी लेंगे, है ना, तो ये मैटर करता है कि किसमें ज्यादा कैलोरी है। मात्रा से फर्क मतलब मैटर नहीं है, मैटर है कि आप किस रूप में उसको ले रहे हैं। इसके बाद है एक और मिथ है, वेट गेन इज स्लोली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में अगर मोटापा है तो वो जेनेटिक है, परिवार में पहले लोगों को था,
वो हमको भी अब आ रहा है, लेकिन ये भी एक मिथ है, क्योंकि जेनेटिक इन्फ्लुएंस सम एक्सटेंड लाइफस्टाइल, आपका जेनेटिक इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ही सही नहीं है तो वो तो आना ही आना है। तो अगर आप उस चीज से बचना चाहते हैं, जेनेटिक वाले मैटर से बचना चाहते हैं, तो अपने लाइफस्टाइल को मोर एक्टिव करना जरूरी है। डाइट और फिजिकल एक्टिविटी अगर आप प्रॉपर वे में करते हैं तो वेट मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं। देन अब हम यहाँ पे आते हैं एक्टिविटी ऑफ द डे में। तो हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हाई, मीडियम और लो इंसुलिन इन्फ्लुएंस वाले फूड हैं। तो आप किस तरह के फूड को इंटेक कर रहे हैं, आपका जो फूड है उसमें मीडियम है, लो है इंसुलिन इन्फ्लुएंस, या किस तरह का। तो इसका आप एक लिस्ट बना सकते हैं और उसको अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट को किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं और अपने बॉडी को हम मैनेज करके रख सकते हैं। सो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी रहिए और लोगों को भी हेल्दी बनाइए। थैंक यू। बैक टू होस्ट। सॉरी, मैं और एक मोबाइल में ज्वाइन किए थे तो को होस्ट नहीं हुई थी। बहुत बढ़िया से बता दिए सीमा पहाड़ी मैम ने फ्रेंड्स, क्योंकि जो एक ऑलरेडी डॉक्टर है, उनसे हम और क्या भी उम्मीद कर सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज होता है हेल्थ को लेकर। हमें जो भी वो बताए, यहाँ से तो बहुत कुछ वो सीख रहे हैं, फिर भी उनके जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उनमें से भी वो बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो सीमा मैम के लिए जोरदार क्लैप होना चाहिए। एंड आज का सेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बताए हम उनके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे फ्रेंड्स। अमृता सिंह मैम कुछ बोलेंगे क्या? हैंड रेज किए थे तो मैं सोचा ये कुछ बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, आज का सेशन के बारे में एक दो क्वेश्चन और आंसर जान लेते हैं कि आज का एक्चुअली प्रोग्राम में क्या क्या जो सेशन चला। तो हमारे जो बॉडी एंड माइंड को मतलब एजिंग कम करने के लिए हमें कैसा डाइट लेना चाहिए। बॉडी का एंड हेल्थ का, जो हमारा एजिंग कम करने के लिए हमें कैसा डाइट लेना चाहिए। हेल्थ, यस फ्रेंड्स, हेल्दी डाइट लेना चाहिए ताकि हमारा बॉडी का भी एजिंग और माइंड का भी एजिंग हम स्लो कर सकें। एंड देन हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लेते हैं फ्रेंड्स, जो हम हमारा जीआई ट्रैक के जरिए हमारा अंदर जाता है, तो किस किस प्रोसीजर से जाता है। कोई एक दो बता सकते हैं आप, जो जीआई ट्रैक के जरिए जाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। थोड़ा लंबा हो गया है इसीलिए शायद। और एक क्वेश्चन के बारे में, आंसर के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। हम जब वेट लॉस प्रोग्राम में रहते हैं, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में रहते हैं, तो हमारा जो फूड को हम कीपिंग करना कितना जरूरी है, कर सकते हैं या नहीं करेंगे।
यस, हम जितना फूड को स्किप करेंगे फिर और ज़्यादा हमें भूख लगेगा और हम ज़्यादा खाएँगे तो हमारा वेट फिर गेन होगा। इसीलिए हमें फूड को स्किप नहीं करना है। हेल्दी डाइट लेना है और हेल्दी वेट मैनेजमेंट में रहना है। तो थैंक यू, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम को अटेंड किया और बहुत अच्छे से बताए और सीमा मैम के लिए जोरदार क्लैप होना चाहिए। बहुत नॉलेजेबल सेशन था आज। तो फ्रेंड्स आगे के सेशन की ओर चलते हैं। हमारे पास और एक योगा कोच है जो मतलब सर्टिफाइड योगा कोच है। उनसे आज सीखेंगे कुछ फिजिकल एक्टिविटी। तो प्लीज ज्योति मैम, प्लीज कम ऑन द जूम स्टेज एंड सिखाइए। सबको एक डिजिटल क्लास दे सकते हैं, कोई चाहे तो कुछ कमेंट लिख सकते हैं। रियली एकदम सिंपल वे में चाय कॉफी का उदाहरण देते हुए वो भी हमारे मूड को बूस्ट कर सकता है, लेकिन एक बार की फीलिंग है ना। जो पहले अच्छा लगता है हो सकता है बाद में हमारे लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए हम लोग जो परमानेंट अच्छा होता है उसकी ओर चलते हैं। यस, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आज हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज, नेक्स्ट सेशन हमारा फिजिकल एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। आप लोग डायरेक्ट देखेंगे। आज हम लोग सब वीडियो में आ सकते हैं फ्रेंड्स जो चाहें। थैंक यू ममता मैडम, ममतामयी मैडम, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग था एकदम, जिसको क्लियर। 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। ओ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम स्टार्ट करेंगे कुछ यौगिक जॉगिंग के साथ, क्योंकि इंटेंसिव डे फेज में है हम लोग। कुछ खड़े होके यौगिक जॉगिंग करेंगे, कुछ सूर्य नमस्कार 1-2 बार मारेंगे। यस, ओके फ्रेंड्स। तो पहले धीरे धीरे हम लोग एक एक पैर को अप डाउन करेंगे। थोड़ा स्पीड ले लेंगे। और थोड़ा स्पीड। नेक्स्ट, हाथ भी और पैर भी ऊपर हो गए। विश्राम, थोड़ा रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। मुंह को बंद रखिए, नाक से ही सांस लेंगे। नेक्स्ट, हम घुटनों के बल थोड़ा बैठेंगे, सांस छोड़ते हुए। डाउन, 1 2 1
इसमें घुटना आगे नहीं आएगा, हिप पीछे जाएगा तो फायदा होगा, नहीं तो घुटने पे अगर प्रेशर होगा तो घुटना दर्द दे सकता है। हिप को पीछे की ओर लेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। विश्राम। नेक्स्ट, दोनों पैर को फैला लेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर पहले झुकेंगे, 1, सांस लेते हुए अप, फिर सांस छोड़ते हुए झुकेंगे, 2, 10 बार करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। नेक्स्ट, पैर को, एक पैर को इधर साइड कर देंगे, सांस लेते हुए आप आकाश की ओर देखने की कोशिश, जितना ऊपर देख सकते हैं, सांस छोड़ते हुए 2, दूसरी ओर, 1, सांस लेते हुए आप, सांस छोड़ते हुए डाउन, 1 2 1 2 1 2 1 2। विश्राम। नेक्स्ट, हम इस तरह से करेंगे, हाथ दोनों को जोड़ लेंगे, सांस लेते हुए पूरा पीछे की ओर हाथ को फैला देंगे, जितना पीछे की ओर झुक सकते हैं। सांस लेते हुए लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज। 1 2, पूरा सांस को भर लेंगे, पूरा सांस को छोड़ देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। थोड़ा रिलैक्स। पूरे लंग्स में जब हमारे ऑक्सीजन पूरी तरह से जाएगा, बोलते हैं हमारे लंग्स का 70% मतलब कफ से जमा हो गया है। अगर सोचिए हम उसको अगर धीरे धीरे हर दिन योगा करें, डीप ब्रीथिंग करें, तो हम हमारे लंग्स को और ज्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे फिर से न्यू जो कोरोना वायरस आ रहा है वो हमको कोई इफेक्ट ही ना करे। अगर हमारा लंग्स क्लीन है, क्लियर है, तो कुछ नहीं होगा। जस्ट विश्राम। नेक्स्ट, हम लोग पदहस्तासन करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर पूरा, सांस छोड़ते हुए पदहस्तासन, हाथ को ऐसे टच करेंगे, कोशिश करेंगे नाक को घुटने से लगाने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में कुछ सेकंड होल्ड कीजिए। विश्राम। डीप ब्रीथ इन कीजिए। योगा करते समय हमेशा मुंह को बंद रखिए ताकि सांस नाक से ही आना जाना करे। विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे जंपिंग जैक, 20 टाइम्स करेंगे। उसको जो ज्यादा ओवरवेट है उसको चाहे तो 3 सेट 4 सेट कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे जंपिंग जैक। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी सिर्फ 1 2 करेंगे।
तो हम 3 सेट 4 सेट 5 सेट कवर कर सकते हैं कुछ म्यूजिक लगा के। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग चाहिए तो कीजिए, थोड़ा रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे, दोनों हाथ आगे की ओर कर लीजिए। सिर्फ एडी हमारा इस तरह से होगा बेंड, जो लिम्फेटिक एक्सरसाइज पूरा ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों हाथ आगे की ओर, मुट्ठी बंद। विश्राम, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 5 बार से आप 12 बार 15 बार जितना बार चाहे कर सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से। एक पॉसिबल पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे मंत्र के साथ। ओम ध्येयो सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्नविष्ट केऊर्वान् मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वपुधृत शंख चक्र। ओम मित्राय नमः। एक, दोनों हाथ जुड़े हुए। दो, दोनों हाथ हस्त उत्थानासन, दोनों हाथ उठाएंगे। 3, सांस छोड़ते हुए पदहस्तासन। कोशिश कीजिए नाक को घुटने से लगाने की, घुटना सीधा रहेगा, मुड़ेगा नहीं। 4, राइट पैर पीछे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर। 5, पर्वतासन। 6, प्रणाम मुद्रा। 7, भुजंगासन, आकाश की ओर देखने की कोशिश। 8, अगेन पर्वतासन। 9, अश्वचलासन, जो पैर पीछे ले गए थे वही पैर आगे लाएंगे। 10, 11, 12। और एक बार करेंगे। हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं हमारे 8 योगा पोज हो जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे योगा पोज इसमें ही कवर हो जाते हैं, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको कर सकते हैं। ओम रवये नमः। 1, 2, 3, 4। अभी लेफ्ट पैर करेंगे, पहले राइट किए थे, अभी लेफ्ट। 5, 6, प्रणाम मुद्रा। 7, भुजंगासन, पूरा कमर को आगे की ओर लाके उठेंगे। 8, अगेन पर्वतासन, नाभि को देखेंगे। 10, अश्वत्थासन, लेफ्ट पैर पीछे ले गए थे, लेफ्ट ही आगे लाएंगे। 11, 10, 11, 12। विश्राम। इस सूर्य नमस्कार को हम लोग जितना बार चाहे कर सकते हैं, मंत्र के साथ करने से मिनिमम 12 बार हो जाएगा। विश्राम। नेक्स्ट हम बैठेंगे अपनी जगह पर, बैठकर लेटकर कुछ आसन करेंगे। और स्पीड में भी हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, स्लोली भी कर सकते हैं, अपने अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से। 3 मिनट मतलब 1 मिनट में हम लोग 4-5 बार भी कर सकते हैं और 1 मिनट में 1 बार भी कर सकते हैं। आप जैसा चाहते हैं अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से इसको करेंगे। यस, विश्राम। नेक्स्ट हम कुछ आसन करेंगे। हम इंटेंसिव फेज में है, कुछ दंड बैठक मारेंगे। यस, इस तरह करेंगे। एक, जो जैसा कर सकते हैं कीजिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा हमारे कंधे को मजबूत बनाने के लिए। 2, 3, 4, 5।
इसको भी जितना टाइम कर सकते हैं आप कीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे रिक्शा एक्सरसाइज, मतलब एक पैर को इस तरह से लाएंगे दंड बैठक, एक पैर को पूरा इधर और मस्तिष्क को झुकाएंगे धरती पर, एक, फिर दूसरा पैर, 2, 3, 4, 5, 6, विश्राम। ये सारे हैं दंडक, मिश्र दंडक। नेक्स्ट हम करेंगे स्पीड रिक्शा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विश्राम। पसीना आया होगा सबको, स्वेटर कोट खुल गया होगा। डीप ब्रेथ लीजिए। जो भी एक्सरसाइज में हमारा डीप ब्रीदिंग हो रहा है, हमारा लंग्स एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन नाक, सांस जो है नाक से ही लेना है। विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ बैठकर आसन, कुछ दंडक हमने किए। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे ज्ञानोसिरासन। ज्ञानोसिरासन, एक पैर को पूरा इधर रख लीजिए, एनस के पास लगाने की कोशिश, दूसरा पैर पूरा स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए हम लोग झुकेंगे। एक, आप इसको ज्यादा टाइम तक करने से हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, स्पाइनल कॉर्ड, कमर दर्द। लेकिन जिसका कमर दर्द है वो आगे झुकने का एक्सरसाइज ना करें, जिसका नहीं है वो लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए घुटना सीधा रहेगा, घुटना बिल्कुल मुड़ेगा नहीं, जितना झुक सकते हैं झुकेंगे। एक, सांस छोड़ते हुए कोशिश कीजिए नाक को घुटने से लगाने की। कुछ देर होल्ड कीजिए। 2, विश्राम। दूसरे पैर से करेंगे। अभी इस पैर को पास जितना अंदर ले सकते हैं लेंगे पैर को, कमर सीधी रहेगी स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए हाथ को लगाएंगे। एक, कोशिश कीजिए नाक घुटने में लगे, जिसका जितना हो सकता है कीजिए अपने कैपेसिटी के हिसाब से। कुछ देर होल्ड। जब होल्ड करते हैं तो सांस धीरे धीरे लेना छोड़ना होते रहेगा। विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे ऐसा ही त्रिकोण, राइट हैंड को लेफ्ट से लगाएंगे और लेफ्ट को राइट से, उस तरह पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। त्रिकोणासन टाइप का है ये। एक, सांस छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेच आपका ये कमर का ये पोर्शन में फील होगा। यस, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए ये हाथ जो है इस पैर को टच करे, धीरे धीरे करते करते हो जाएगा, और हो सके तो कान जो है हमारा धीरे धीरे घुटने से लगेगा। 2, वैसे ही दूसरा साइड करेंगे। यस, इस हाथ से इसको पकड़ लेंगे और ये हाथ से इस पैर को टच करेंगे। कोशिश कीजिए जितना झुक सकते हैं, धीरे धीरे आपका नाक घुटने से लगेगा। पूरा स्ट्रेच इस कमर के पोर्शन पे यहाँ पे जो फील हो रहा है, पूरा बॉडी एक्टिव होगा। जिसका यहाँ फैट है कमर के पास, वो सब कम होने में हेल्प करेगा। विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे दोनों पैर से एक साथ। यस, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को टच करेंगे।
सांस के साथ यदि हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा ईएनएस के साथ सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी एक्टिव होता है, क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैप्पी हार्मोन की तरफ जाता है। आपका क्या बोलते हैं, वो हैप्पी सिंह एक्टिवेट होगा, उदास सिंह धीरे धीरे गायब हो जाएगा। स्लोली स्लोली आराम से करेंगे, हर एक्सरसाइज अपनी क्षमता के अनुसार। नेक्स्ट हम करेंगे भूमासन। दोनों पैर को फैला दीजिए, यस, जितना फैला सकते हैं फैला लीजिए। दोनों घुटना मुड़ेगा नहीं, घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, भले जितना टच कर सकते हैं कीजिए। सांस छोड़ते हुए मस्तिष्क को धरती पर लगाने की कोशिश करेंगे। एक सांस छोड़ते हुए जो जितना कर सकते हैं कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। एक, कुछ देर होल्ड कीजिए, सारा वेरिकोस वेन जो हमारा है एक्टिवेट होगा। किसी का भी एडी में दर्द, बहुत लोगों का, लेडीज लोगों का, बहुत लोगों का उठते ही एडी में दर्द होता है, वो दर्द धीरे धीरे अगर आप रेगुलर करते हैं तो गायब हो जाएगा। पेन, पैर का पेन, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। घुटनों का दर्द, क्योंकि देखिए जब आप कर रहे हैं सारा नर्व पैर का जो है स्ट्रेच हो रहा है, सारे नर्व में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। कुछ देर होल्ड कीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए और झुकने की, और झुकने की, और फिर धीरे धीरे मस्तिष्क धरती पर लग जाएगा। पेट को अंदर की ओर करके रखेंगे, धीरे धीरे लगेगा। जिसका नहीं हो रहा है दोनों हाथ इस तरह से 90 डिग्री में रख लीजिए। एक, कुछ देर होल्ड कीजिए, यस, मतलब हाथ मतलब कोहनी, एल्बो तक हाथ रहेगा नीचे, कोशिश कीजिए। यस, बहुत बढ़िया अनीता मैडम, इस टाइम बेस्ट, बहुत विश्राम। ये आसन जो है हमारा स्पेशली लेडीज लोगों के लिए, हमारा रिप्रोडक्टिव सेंटर वो भी एक्टिव होगा। जेंट्स लोगों का प्रोस्टेट प्रॉब्लम जो होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम करेंगे इस तरह से ऑपोजिट लेग को टच करेंगे। एक, दो, तीन, मिरर आसन, इसको मिरर आसन भी बोलते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्राम, थोड़ा रिलैक्स। हमने पैर के लिए कुछ आसन किए, विश्राम। नेक्स्ट हम लेट कर कुछ आसन करेंगे। इंटेंसिव फेज है, इंटेंसिव फेज की तरह ही कुछ आसन करने पड़ेंगे हमको। टाइम कितना हो गया, 46, वी हैव 20 मिनट। यस, पीठ के बल लेट जाएंगे, एक एक पैर अप करेंगे, एक पैर सांस लेते हुए पैर को उठाएंगे अप 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए पैर को रखेंगे, फिर दूसरा पैर अप, 1, 2, इस तरह 10 बार करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे 90 डिग्री, एक, लेकिन रखते समय पूरा नहीं रखेंगे, 30 डिग्री तक नीचे रखेंगे, फिर उठा लेंगे। 2, 3, और जो भार है हाथ पे न पड़े। अगर आपका भार हाथ पे पड़ रहा है तो कुछ रॉन्ग हो रहा है, पूरा भार जो है कमर पसंद करना चाहिए। 3, 4, हाथ को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में कुछ देर होल्ड कीजिए, दोनों पैर को 90 डिग्री उठाकर कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, धीरे धीरे नीचे रखेंगे, फटाक से नीचे नहीं रखेंगे। विश्राम, नेक्स्ट हम करेंगे पदवित्तासन। एक एक पैर को राउंड राउंड घुमाएंगे। एक, पूरा जितना बड़ा गोल बना सकते हैं बनाएंगे पैर से। 2, 3, 4, 5,
रिवर्स 5 बार उल्टा, 1 2 3 4 5। तो इस तरह दूसरा पैर से, ये पेट का चर्बी कम करने के लिए बहुत ही अच्छा हमारे लिए आसन है पदल वृत्तासन। 1 2 बेली फैट कम करने के लिए, 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। विश्राम। दोनों पैर से एक साथ गोल बनाएंगे 3 बार। 1 2 3। कोशिश कीजिए घुटना सीधा रहे। रिवर्स रिवर्स 3 बार। 3 2 1। विश्राम। रिलैक्स। दोनों घुटने को मोड़ लीजिए। जो भी पैर में थकान हुई है घुटने को मोड़ लीजिए। मर्कटासन। दोनों घुटने को एक तरफ रख लीजिए और गर्दन को अपोजिट साइड। कुछ देर रिलैक्स। जितनी भी शरीर में हलचल हुई थी आपको रिलैक्स फील हो रहा होगा मर्कटासन में। कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन। अपोजिट साइड। पूरे कमर को रिलैक्स हो गया है। दोनों घुटने में गैप कर लीजिए, मतलब दोनों पैर में गैप कर लीजिए इस तरह, जैसे घुटना अलग अलग कर लीजिए। एक अभी घुटना जो है एड़ी पे टच करेगा, वही मर्कटासन प्रकार 2। जो लेडीज लोगों का कमर दर्द रहता है वो अन्य टाइम में भी इसको कर सकते हैं, बेड में लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अपोजिट साइड। 1 कुछ देर होल्ड करेंगे। कमर में होने वाले स्ट्रेच को फील कीजिए। मूलाधार क्षेत्र के पास भी पर आपका स्ट्रेच हो रहा है। 2 विश्राम। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे सर्वांगासन। दोनों पैर को सर्वांगासन हमारा जिनको थायराइड है उनके लिए बहुत ही अच्छा, गला रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए, लंग्स के लिए तो करेंगे। सर्वांगासन में दोनों पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे पूरी तरह से, तो भी आपका गले पे लगा हुआ होगा, लग के रहेगा, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। दृष्टि दोनों पैर के अंगूठों के नाखूनों पर, दोनों पैर के अंगूठों को देखिए, कुछ देर होल्ड कीजिए। बहुत ही उत्तम शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं, शीर्षासन का भी फल मिलता है, हेयर फॉल उसके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है ये। विपरीतीकरण मुद्रा। थोड़ा इसको पैर को पीछे की ओर ले जाइए, ये आसन हो गया। फिर धीरे धीरे पूर्ण हलासन, पैर को पीछे की ओर प्रेस कर लीजिए, जो कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। दोनों हाथ सामने, कुछ देर होल्ड कीजिए। गर्दन के लिए, कंधे के लिए और थायराइड के लिए बहुत ही धीरे धीरे जैसे गए थे अचानक नहीं होंगे, धीरे धीरे जिस तरह गए थे सेट हो जाएंगे सामान्य स्थिति। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। नेक्स्ट हम करेंगे मत्स्यासन। लेटे लेटे पद्मासन में बैठ जाइए, पद्मासन कर लीजिए पैर को लेटे लेटे ही, और थोड़ा सा मतलब जो हमने पूर्ण हलासन किया था उसका विपरीत आसन है ये। गर्दन थोड़ा ऊपर की ओर कर लेंगे। पद्मासन में की स्थिति में आप लेट रहे हैं, गर्दन ऊपर की ओर, पीठ आपका उठ गया है धरती से थोड़ा।
फिर होल्ड करके हर आसन में रहेंगे, कोशिश करेंगे, हमारे पास टाइम कम होता है, नहीं तो 30 सेकेंड कोशिश कीजिए। विश्राम, धीरे धीरे सामान्य स्थिति। आसन का एक विपरीत आसन होता है, इसको हम लोग को जरूर करना चाहिए। विश्राम, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे नौकासन। दोनों हाथ लेल रहेगा पैर, दृष्टि दोनों पैर के अंगूठों पर। आप दोनों पैर को ही देखेंगे, कुछ देर होल्ड कीजिए, 30 तक काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम। बॉडी में जो वाइब्रेशन हो रहा है, अगर हम डेली करते हैं तो धीरे धीरे वो वाइब्रेशन कम होते जाएगा। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन। एक पैर से एक सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाने की कोशिश, कुछ देर होल्ड, पेट अंदर की ओर। 2, दूसरा पैर से 1, दूसरा पैर पूरा सीधा रहेगा जब हम एक पैर से करते हैं, दोनों पैर एक साथ। एक सांस छोड़ते हुए, जो लोग गर्दन नहीं उठा पा रहे हैं सिर्फ इस तरह से प्रेस कीजिए पेट में, और जो लोग उठा सकते हैं नाक को दोनों घुटने के बीच। विश्राम। थोड़ा अप डाउन होंगे। 1 2 3 4 5। पूरा स्पाइनल कॉर्ड का मसाज हो गया। थोड़ा लेफ्ट राइट। 1 2 3 4 5 6। विश्राम। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। शवासन। जितने भी हमने योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, आसन, एक्सरसाइज किए, शरीर में कुछ हलचल हुई है, उस हलचल को शांत करेंगे, रिलैक्स करेंगे। पूरा शरीर शांत फील करेंगे। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर में होने वाले वाइब्रेशन को फील कीजिए। सांसें नॉर्मल, आंखें बंद। शरीर की अंतर यात्रा, अंदर की यात्रा, शरीर के अंदर में होने वाले वाइब्रेशन को, कंपन को फील करेंगे। अपने आप देखिए आपका सांस बहुत लंबा हो चुका है। फील कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर का एक एक भाग शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल, मन शांत। जिसकी बॉडी में जहाँ पे पेन था वहां पे देखिए ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा होगा, उसको फील कीजिए, महसूस कीजिए, दर्द गायब हो रहा है। विश्राम। धीरे धीरे लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे, आराम से उठेंगे।
हाथों का सहारा लेते हुए एकदम आराम से उठेंगे, आंखें बंद भी रहे। दोनों हाथों को घिस लीजिए आपस में, जितना गर्म कर सकते हैं। दोनों आंखों पर लगाएंगे, पूरे चेहरे पर मलते हुए वापस आएंगे। तो हमने कुछ शारीरिक योगा आसन, यौगिक जॉगिंग किए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइम है, हम लोग करेंगे प्राणायाम। जिस तरह हम सुबह ब्रेन के लिए कुछ करते हैं, फिर फिजिकली कुछ लर्निंग करते हैं, उसी तरह जब हम योगा एक्सरसाइज भी करते हैं तो कुछ टाइम प्राणायाम को जरूर दें। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका, डीप ब्रेथ इन, लंग्स तक जाएगा सांस, और लंग्स से ही छोड़ेंगे। सांस लेते समय फील कीजिए छाती फूल रहा है, सांस छोड़ते समय छाती सिकुड़ रहा है। पूरा ध्यान छाती के फूलने और सिकुड़ने पर। वायु मुद्रा, कोई भी आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिसमें आप आराम से बैठ सकें, कमर सीधी, गर्दन सीधी। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। जितना सांस लेंगे उतना ही पूरा छोड़ दीजिए। थोड़ा मध्यम गति से कर सकते हैं, सांस थोड़ा स्पीड से लेंगे, स्पीड से छोड़ेंगे। इस प्राणायाम को हम 3 से 5 मिनट कर सकते हैं। थोड़ा स्पीड गति भी कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो कीजिए, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है वो स्पीड से नहीं करेंगे। विश्राम। नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में सांस जोर से छोड़ेंगे, सांस छोड़ने से पेट अंदर की ओर, सांस लेने का काम अपने आप होगा। एक्टिवली सांस को छोड़ेंगे, पैसिवली सांस को लेंगे। ध्यान नाभि केंद्र पर, मणिपुर चक्र। 60 टाइम्स कीजिए। इस प्राणायाम से हमारा, आप लोग कीजिए, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, पेट बढ़ा हुआ, हमेशा पेट फूला फूला लगना, ये सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे रेगुलर करेंगे तो दूर हो जाएंगे, लेकिन 60 टाइम्स करने से दूर नहीं होंगे। घर में मिनिमम 5 to 10 मिनट्स आप इसको कंटिन्यू कीजिए। और सिर्फ पेट नहीं, ओवरऑल पूरे बॉडी के लिए ये प्राणायाम है। क्योंकि जब हम देखिए, आप जब सांस को इधर इधर कर रहे हैं, छोड़ना, स्पीड से छोड़ना, तो पूरा लंग, सब तरफ, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में वाइब्रेशन हो रहा है, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन। 1 सेकेंड, 1 स्ट्रोक। खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद, यानी कि जब भी पेट खाली हो तभी हम इस प्राणायाम को करेंगे। भरे पेट में या खाना खाने के बाद इस प्राणायाम को अवॉइड करेंगे। विश्राम। नेक्स्ट करेंगे हम त्रिबंध। त्रिबंध मतलब हमारे जो बॉडी में 3 बंध हैं, 3 बंध को हम रोक कर रखेंगे। मूल बंध मतलब मलद्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे। उड्डयन बंध, पेट को अंदर की ओर करेंगे। जलंधर बंध, थोड़ी को गले से लगा कर रखेंगे। तो गहरी लंबी सांस ले लीजिए, पूरा सांस को छोड़ दीजिए, और तीनों बंध को लगाएंगे। मलद्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, पेट अंदर की ओर, और थोड़ी गले से। कुछ देर होल्ड कीजिए, जितना सेकंड होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको 30 सेकंड तक आप बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे 1 मिनट भी होगा। इससे हमारे बॉडी में जो
सुप्त नाड़ी हैं वो भी धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाते हैं। और हमारे जो हम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ते हैं, गुड बैक्टीरिया भी एक्टिवेट होते हैं और बैड बैक्टीरिया को किल किल होते हैं धीरे धीरे, मतलब उनको सांस उनका रुक जाता है। और जो एक्टिव बैक्टीरिया हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, अगर साइंस की भाषा में हम पढ़ें। विश्राम और एक बार करेंगे। गहरी लंबी सांस ले लीजिए, छोड़ दीजिए पूरा सांस को, मलद्वार ऊपर की ओर, पेट अंदर, थोड़ी गर्दन से। जब घुटन टाइप की फील हो, सांस लेने की बहुत जरूरत महसूस हो, तभी उठेंगे। विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार में पूरा सांस छोड़ दीजिए और सांस छोड़े हुए में हम पेट अंदर बाहर करेंगे, ग्राइंडिंग, पेट की मसाज। सांस छोड़ दीजिए, इसका कितना बार हो रहा है आप काउंट कर सकते हैं, कितना सेकेंड कर रहे हैं, कितना बार में अंदर बाहर करी। अभी मैं 60 टाइम्स अंदर बाहर कर पाई। आप कोई 10 टाइम्स, कोई 20 टाइम्स अंदर बाहर कर पा रहे हैं, लेकिन कल आपका, आज 10 कर रहे हैं तो कल 12 हुआ कि नहीं, वो काउंट करना चाहिए कि हमारा धीरे धीरे क्षमता बढ़ रहा है कि नहीं। अगर हम उसी पोज में है, हर दिन 10 ही हो रहा है, तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं। आज 10 है, कल 12, परसों 13, 14, कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर होना चाहिए। और एक बार करते हैं अग्निसार। गहरी लंबी सांस ले लीजिए, पूरे सांस को खाली कर दीजिए। विश्राम, रिलैक्स। पूरा पेट देखिए एकदम हल्का फील हो रहा होगा। इस प्राणायाम से क्या होगा, ऑक्सीजन का बॉडी में पहले अभाव हो जाएगा, कुछ ऑक्सीजन की हमको कमी फील होगी। और जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो हमारे सुप्त सेल थे, उनको क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए वो छटपटाएंगे, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जो मृत सेल हैं वो भी एक्टिवेट होंगे। जो सुप्त अवस्था में आ गए थे, मृत तो नहीं कहा जाएगा, सुप्त अवस्था में आ गए थे, वो उठ के एक्टिवेट होंगे, तो हमारा बॉडी पूरा ऑक्सीजनेटेड होगा। पहले ऑक्सीजन का अभाव होगा, फिर जोर से ऑक्सीजन का फ्लो होगा। विश्राम, रिलैक्स, 2 सेकेंड। नेक्स्ट करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। टाइम कितना है? ओके, टाइम इज गोइंग ऑन। जस्ट एक बार हम लोग करेंगे। लेफ्ट से सांस को लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस क्रिया को, आपके पास टाइम है तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना भी कर सकते हैं। हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ही अच्छा। मेंटल पीस, जो माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पढ़ने की इच्छा है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, लिखना चाहते हैं लिख नहीं पाते हैं, सुबह उठना चाहते हैं उठ नहीं पाते हैं, वो लोग इस प्राणायाम को मैक्सिमम टाइम कीजिए, आपका संकल्प शक्ति बढ़ेगा। आप जो करना चाहते हैं, सुबह उठना चाहते हैं और अपने माइंड को अलार्म देते हैं मैं उठूंगा, तो आप उठ पाएंगे। दिस इज द मैजिक इन प्राणायाम, कि आपका मन आपके हिसाब से चलेगा, क्योंकि हम सांस को कंट्रोल कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग को पूरा, हमारा मतलब बॉडी क्या होता है, सांस से ही कंट्रोल है। हम सांस छोड़ दिया मतलब डेथ, बोलते हैं ना, वो लास्ट से सांस छोड़ दिया, उसने प्राण त्याग दिए, मतलब उसका सांस छूट गया। तो हम अपना माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू ब्रीदिंग। नेक्स्ट हम समाप्त करेंगे शांति पाठ के साथ। डीप ब्रेथ लीजिए, 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। ओ,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपनी जगह पे प्रणाम करके सब उठ सकते हैं, दूसरे माता को प्रणाम करके।